Assalamualaikum. Welcome to Physics MDCAT ECAT classes. My name is Mohammad Munib Naeem. Today is our lecture 14. Before we start, first of all, I want to say thank you for your support और for my जिन्होंने मेरा चैनल देखा और जो है जिन्होंने सब्सक्राइब किया और व्यूज़ इनके आए और जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करा और जो है जो भी उनके कमेंट्स अच्छे आए तो मुझे जो है काफ़ी जो है मोटिवेशन हुई। तो मैं आप सबका थैंक्स कहना चाहता हूँ और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इसी तरह जो भी मेरी वीडियोस हैं उनको आप देखें। इससे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा और आप एमसीक्यूज़ वगैरह में आपका कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी डेवलप होंगे। ठीक है, चले हम स्टार्ट करते हैं। 171 नंबर हमारा एमसीक्यूज़ है। द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय अ 60 वॉट बल्ब इन 2 सेकेंड इज़। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जो है मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊँ तो आपको 60 वॉट बल्ब है और 2 सेकंड तक उसका कंजम्पशन जो है वो जो चल रहा है 2 सेकंड तक, तो बताना यह है कि उसकी एनर्जी जो है कितनी लग रही है। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम, ये हो गया। टाइम डिवाइड में यहाँ ले जाऊँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, W इजिकल्स टू पी इंटू टी। और जो 60 जो है पावर है और टाइम है 2 सेकेंड, तो आंसर आ जाएगा 120 जूल। आपके पास जो एनर्जी आ जाएगी वो 120 जूल की आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है, 120 जूल। 172 एमसीक्यूज। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इन किलोमीटर पर सेकेंड इज। देखें, अर्थ के सरफेस से जब पहले तो ये समझें एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। एस्केप वेलोसिटी कहते हैं वो वेलोसिटी जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को जो है क्रॉस करके बाहर निकल जाए ऑब्जेक्ट, उसे एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। जैसे जब अर्थ से बाहर जाते, अर्थ से आप अपोजिट जाएंगे अर्थ के सरफेस से, तो वो आपको अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अपनी तरफ खींचेगी। तो आपकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए कि वो उस फोर्स को वो जो है वो बेयर कर ले और उसको जो है हरा दे और उसको क्रॉस करके आगे निकल जाए, तो उसको जो है एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। ठीक है, तो अर्थ के सरफेस से जो है अगर जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ के सरफेस से निकलेगा, उसको निकलने के लिए अर्थ की फील्ड को क्रॉस करने के लिए, ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करने के लिए उसे 11 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है वो उसकी ट्रैवल करना होगा। इतनी स्पीड से ट्रैवल करना होगा जब जाके वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को जो है वो क्रॉस कर सकेगा। ठीक है, अच्छा 173। इफ़ मून रेडियस इज 1600 किलोमीटर जो है हमारे पास है, एंड जी ऑन इट्स सरफेस इज 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन द एस्केप वेलोसिटी ऑन द मून इज दिस। अच्छा, यहाँ पर जो है अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपके सामने ये पहले मुझे जो यहाँ पर एक चीज़ जो है वो क्या है, आंसर में थोड़ी सी जो हमारे पास मिस्टेक है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं इसको सही कर दूँ यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये आंसर हमारा जो है वो क्या है, करेक्ट नहीं है। हमारा ये आंसर करेक्ट है और ये जो है मिस्टेक, इसमें एमसीक्यूज में मिस्टेक थी यहाँ पर एक, तो खैर इसको मैंने जो है सही कर दिया है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको। वो क्या है कि इफ़ मून रेडियस इज 1600 किलोमीटर एंड जी ऑन इट्स सरफेस इज 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन द एस्केप वेलोसिटी ऑन द मून इज डैश। देखिए, आपको जो है एक हमें मून का रेडियस दे दिया 1600 किलोमीटर एंड जो उसकी अर्थ के जो उसके सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो 1.6 है। इसके वेलोसिटी बतानी है मून से जो निकलने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए होगी जो मून के सरफेस को, मून की ग्रेविटी को क्रॉस कर सकेंगे। तो आपके सामने जो है यहाँ पर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो आपके पास पहले फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। V इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2GR, ये हमारा जो है वो फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है 2 मल्टीप्लाई बाई जी की वैल्यू दी हुई है उसने 1.6 और R की वैल्यू जो है वो यहाँ पर आपको गिवन है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ V इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई जी की जगह पे आ गया 1.6 और R की जगह पे आया 1600। ठीक है, और था क्योंकि किलोमीटर था तो किलोमीटर की जगह पे क्या आएगा, 3 जीरो और आ जाएंगे हमारे पास और पूरा स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.2 एक्सपोनेंट पावर 3।
मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2.2 एक्सपोनेंट पावर 3 मीटर पर सेकेंड आपका करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे। तो जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आंसर आ रहा है 2.22363 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर आ रहा है। तो इसको आप एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 2.2 एक्सपोनेंट 3 बन जाएगा, या इसको आप 2263 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, 174 व्हेन एरो इज रिलीज फ्रॉम इट्स बो इट्स एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम डैश। देखें, जब हमारे पास जो है वो एरो जब इट्स बो उसकी जो तीर जब कमान से निकलता है तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है तीर के अंदर वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि जो उसमें हम उसको फिक्स करके उसके बो में जो है वो हम जो तीर को हम फिक्स करके जब उसको खींचते हैं, ड्रैग करते हैं, तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है जिसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और जैसे हम रिलीज़ करेंगे तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी करेक्ट आंसर है। 175 द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज डैश। देखो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज डैश इज ऑलवेज नेगेटिव। जब भी वर्क हम करेंगे तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट होती है, तो जिसकी वजह से जब वर्क डन अगर फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क होगा तो हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि फ्रिक्शन का काम क्या है, हमारे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना। तो इस वजह से जो है वर्क डन हमारा, अगर हम देखते हैं फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है जो आगे की तरफ मूव कर रहा है, अगर मैं उसके अपोजिट फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग उसका वर्क निकालूंगा तो W इक्वल्स टू माइनस एफ डॉट एस लग जाएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। फोर्स जो है वो अपोजिट फोर्स लग रही है और डिस्टेंस आगे कवर हो रहा है बंदे के। ठीक है, एक पर्सन आगे मूव कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास जो है एफ डॉट एस जो फॉर्मूला है, तो एफ कौन से है, फ्रिक्शन फोर्स है, डिस्टेंस कौन सा है, जो पर्सन आगे की तरफ मूव कर रहा है, और डॉट हटता है तो कॉस थीटा आता है। तो यहाँ पर एंगल 180 डिग्री, क्योंकि एंटी पैरेलल हो गए, एफ और एस दोनों अपोजिट हैं तो 180 डिग्री आएगा, और कॉस 180 जो है -1 के बराबर होता है, तो जिसकी वजह से माइनस एफ एस नेगेटिव वर्क में आपका आंसर आता है। 176 द escape velocity of a body in gravitational field of earth is independent of dash। जो escape velocity जो है, मैंने अभी आपको फॉर्मूला जो है वो लिखा भी है यहाँ पर, आप यहाँ पे फॉर्मूला आपके सामने है, v इक्वल्स टू 2gr, ये फॉर्मूला है आपके पास ना अंडर रूट में। तो ये किस पे डिपेंड करता है, जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पे डिपेंड कर रही है वेलोसिटी, और जो है वो रेडियस पे डिपेंड कर रही है। तो ये इंडिपेंडेंट है किसके, मास से, एंगल से। ठीक है, दोनों से ये इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बोथ इट्स मास एंड द एंगल एट विच इट इज थ्रोन। इन दोनों क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट है हमारे पास। अच्छा, 177 द सोर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी इज डैश। तो पहले तो समझिए जियोथर्मल एनर्जी कौन सी होती है। जियो मतलब होता है अर्थ, थर्मल मतलब होता है एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी वो एनर्जी को कहा जाता है जो अर्थ में से जो भी ऑब्जेक्ट है जिसमें से एनर्जी मिल रही है उसे कहा जाता है जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, सब सरफेस अर्थ की जियोथर्मल एनर्जी इज द एनर्जी विच इज गिवन बाय विच इज प्रोड्यूस या गिवन बाय दी सब सरफेसेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के अंदर जितने भी सरफेस हैं, मिनरल्स हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो जैसे लावा वगैरह होता है, ठीक है, तो जो हमारी ज़मीन के अंदर होते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे एनर्जी हमें मिल रही होती है, तमाम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो, तमाम के तमाम जो है वो जियोथर्मल एनर्जी में आते हैं। हमारे पास जितनी भी एनर्जी यहाँ पर जनरेट हो रही है अर्थ में वो सब जियोथर्मल में आती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑल एज सेड इन ए बी एंड सी। तो ए के अंदर रेडियो एक्टिव का जिक्र है, बी के अंदर कंप्रेशन ऑफ मटेरियल का जिक्र, रिसाइडल लॉस्ट ऑफ अर्थ, तमाम की तमाम एनर्जी जो है वो सब जियोथर्मल एनर्जी में आ जाती है। 178 वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डैश, ऑलवेज नेगेटिव। तो ये अभी हम पढ़ भी चुके हैं, तो उसकी का दूसरा मैंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, तो आंसर सेम है, ऑलवेज नेगेटिव। 179 इफ वेलोसिटी इज डबल्ड देन डैश। अगर वेलोसिटी डबल होगी तो क्या आंसर आएगा, तो यहाँ पर मैं आपको जो है बता देता हूँ यहाँ पे आपको। तो अगर देखें मोमेंटम जो है, पहले बात करते हैं मोमेंटम P इक्वल्स टू mv। ठीक है, तो आपको पता है अगर वेलोसिटी डबल होगी तो ये मोमेंटम v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो v p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 2, v की जगह डबल लिख दिया, 2 लिख दिया, तो मोमेंटम भी कितना होगा, 2 टाइम्स होगा। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, k डॉट ई इज इक्वल्स टू 1/2 हाफ, यानी कि 1/2 mv स्क्वायर हो गया।
ठीक है। तो 1/2m जो है हमारे पास, अगर मैं लिखूँ काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है सिर्फ वेलोसिटी के स्क्वायर, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, और वेलोसिटी के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वेलोसिटी के स्क्वायर लगा हुआ है। अच्छा, अब मैं आपको क्या कहा है कि वेलोसिटी को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए। तो वेलोसिटी के अंदर वैल्यू पुट करी 2, ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स। तो काइनेटिक एनर्जी का 4 टाइम्स होगी। मोमेंट, अगर मोमेंटम की बात करेगा तो मोमेंटम डबल होगा, और काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो, 4 टाइम्स होगी। कब, जब वेलोसिटी डबल होगी। तो यहाँ पर क्या है, इफ वेलोसिटी इज डबल देन डैश, तो वेलोसिटी डबल है तो कौन सा, डी। मोमेंटम इंक्रीजेस 2 टाइम्स एंड काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स। 180 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंजर्वेटिव फील्ड। तो याद रखिए, कंजर्वेटिव फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट वर्क करेगा, ठीक है, क्लोज पाथ में, यानी कि उस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट, तीसरे चौथे, इस तरह डिफरेंट पॉइंट पे वर्क करे, और जो उनका उनका जब नेट रिजल्ट, यानी कि उनका सबका नेट निकाले, सम करे, तो ओवरऑल आंसर 0 आता है। उसे हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्जेस, और इलेक्ट्रिक चार्जेस अपने सराउंडिंग में जो है फील्ड बनाते हैं, उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वो फील्ड को हम लोग कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। इसी तरह ग्रेविटेशनल भी फील्ड बनाता है, मैग्नेट भी अपनी तरफ सराउंडिंग में फील्ड बनाता है। सिर्फ कौन नहीं बनाता फील्ड, जो है वो फ्रिक्शन, वो फील्ड नहीं बनाती। ठीक है। 181 ऑन अ क्लियर डे एट नून द सोलर एनर्जी रीचिंग द अर्थ इज डैश। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। यानी कि जब नून जो है हमारे पास, अगर हम बात करें कि यानी कि दोपहर के टाइम जो सोलर एनर्जी जो है बिल्कुल क्लियर डे, मतलब यानी कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल साफ दिन है और कोई जो है बादल वगैरह नहीं है, सिर्फ जो है क्लियर डे है हमारे पास, तो उसमें जो एनर्जी जो हमारे पास सन से मिल रही है अर्थ पे, वो कितनी वॉट की है, तो 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर या 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। और जो एनर्जी एटमॉस्फेयर से ऊपर है वो 1380 है, 1380, 1380 वॉट पर मीटर स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है। और जो एनर्जी अर्थ के सरफेस पे आ रही है वो कितनी वॉट की है, 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। 182 वर्क डन विल बी मैक्सिमम इफ एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ए डी इज डैश 0 डिग्री। तो ये क्वेश्चन भी हम शायद प्रीवियस में पढ़ चुके हैं इस टाइप का ही, कि जब अगर वर्क मैक्सिमम कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल होंगे, क्योंकि डॉट हटता है कॉस थीटा आता है, थीटा की जगह आप पुट करें 0, कॉस 0 1 आएगा, तो 1 जब आएगा तो एफ डॉट एस रहेगा, तो एफ एस जो है आपके पास मैक्सिमम होगा। और अगर ये एंटी पैरेलल होते तो एंगल 180 में माइनस आता है तो नेगेटिव। तो याद रखिएगा, पैरेलल जब भी होंगे तो मैक्सिमम वर्क होगा, और एंटी पैरेलल होंगे तो मिनिमम वर्क होगा। 183 a field in which the work done in moving a body along close path is 0 is called। तो देखिए अभी हमने बात करी, मैंने आपको बात समझाई थी कि कुछ फील्ड ऐसी होती हैं जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, तमाम की तमाम फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड्स कहलाती है। क्यों? क्योंकि इन फील्ड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी भी पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे दूसरे जितने भी पॉइंट में वर्क करेगा और उनका सबका सम करेगा तो आंसर 0 आएगा, इसे कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया अ फील्ड इन विच द वर्क डन in moving a body along close path is zero is called conservative। तो मैंने कहा ना, जहाँ पर वर्क 0 तो उसको कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। 184 which of the following types of force can do no work on particle on which it acts। देखिए याद रखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर है। सेंट्रीपिटल फोर्स जब लग रही होती है, तो मैं आपको बात यहाँ पे समझा दूँ, तो आपके पास जो है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या, एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट हमारे पास, तो यहाँ पर जो है वो देखें, सेंटर से जो है वो एक फोर्स होती है जो टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ सर्कल लगती है, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास ये एक जो अंदर जो सर्कल के अंदर जो फोर्स लग रही है वो कौन सी है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स और पार्टिकल की डायरेक्शन किस तरफ है, बाहर की तरफ। पार्टिकल बाहर की तरफ है, डिस्टेंस जो कवर्ड कर रहा है, तो दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री का। दोनों के दरमियान जो एंगल है वो कितना है, 90
डिग्री का एंगल है हमारे पास। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये बात आपको समझानी थी। जो 90 डिग्री जब बनेगा तो W इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस, और जो है एफ, सॉरी मैंने इसको मिस्टेक कर दी यहाँ पे, एस क्या आएगा, एफ। ठीक है, तो एफ एस कॉस थीटा की जगह पे आ जाएगा 90, और कॉस 90 क्या होता है, 0, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। तो वर्क क्या होगा यहाँ पर जो है वो हमारा 0 वर्क कहलाता है। तो यहाँ पर वही बात समझाई, अ फील्ड इन विच द वर्क डन, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फोर्स कैन डू नो वर्क ऑन दी, कोई वर्क नहीं कर रहा, 0 वर्क है ऑन द पार्टिकल विच इट एक्ट्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर ये काम होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में जो है परपेंडिकुलर होते हैं, एंगल 90 डिग्री बनता है, जिसकी वजह से कोई वर्क नहीं होता, 0 वर्क होता है। 185 एन एलिवेटर वेट, एक एलिवेटर है जिसका वेट है 3.5 एक्सपोनेंट 6 न्यूटन इस राइज टू अ हाइट ऑफ 1000 मीटर। तो आपके पास जो है अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हमारे पास एक एलिवेटर है जिसका जो एलिवेटर का वेट है कितना है, 3.5 एक्सपोनेंट की पावर 6 जो है वो न्यूटन का वेट है, और जो उसकी हाइट है वो तकरीबन 1000 मीटर की हाइट से एलिवेटर ऊपर लिफ्ट कर रही है। तो कहाँ जा रहा है बताइए, उसका जो है एलिवेटर का जो हमें मालूम क्या करना है, यहाँ पे मालूम करना है एब्सेंस इन द एब्सेंस फ्रिक्शन द वर्क डन, एलिवेटर ने कितना वर्क किया। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला वर्क मालूम करना है आपको, तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, एफ इंटू एच, एफ इंटू डी, यानी कि हम यहाँ पे हाइट की बात करें तो एच है, तो एच एफ क्या है यहाँ पे, वेट। तो वेट की वैल्यू है 3.5, एक्सपोनेंट की पावर है 6, और मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे पावर 6 से। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.5 एक्सपोनेंट की पावर 9 जूल। तो आप यहाँ पे करेक्ट देख सकते हैं, आपका ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन आ रहा है 3.5 एक्सपोनेंट 9 जूल इज़ दी करेक्ट आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है समझ में आए होंगे जो मैंने 15 MCQ डिस्कस किए हैं। तो बस यही है कि बाकी आप इसको फर्दर एक लास्ट और हमारा लेक्चर यहाँ पर होगा, इसके बाद ये MCQs का सेक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछ सकता है, और अगर पसंद आए वीडियो आपको तो लाइक कीजिएगा, इसे सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली इसे शेयर कीजिए, जितना शेयर कर सकते हैं दूसरों, जो भी आपके क्लास फेलोज़ हैं, फ्रेंड्स हैं, कज़न्स हैं, अब उनको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इसलिए इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।